वेलकम टू गुड विद शेरी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, डी क्लासेस वर्सेस एंटिटी मॉडल क्लासेस। और हम देखेंगे कि क्यों हम अपनी वेब एपीआई में डायरेक्टली एंटिटीज़ रिटर्न नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए हम यूज़ कर रहे हैं अपना ये प्रोजेक्ट बेसिक स्कूल सिस्टम, जैसे आप देख सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि डी एक्चुअली होता क्या है। देखिए, डी का फुल फॉर्म होता है डेटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट, यानी एक ऐसा ऑब्जेक्ट या ऐसी क्लास जिसका काम सिर्फ और सिर्फ डेटा को ट्रांसपोर्ट करना होता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में, यानी क्लाइंट से सर्वर तक या सर्वर से क्लाइंट तक डेटा ट्रांसफ़र। आपने क्लाइंट से कोई डेटा लिया, उसको सर्वर तक देना है तो भी यही क्लास है, या अगर क्लाइंट से सर्वर तक कोई डेटा भेजना है तो भी यही क्लास है, वाइस वर्सा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात समझनी ज़रूरी है। एंटिटी मॉडल क्लासेस का मेन पर्पस होता है डेटाबेस के साथ मैपिंग करना। यही क्लासेस एंटिटी फ्रेमवर्क को यूज़ करता है ताकि डेटाबेस टेबल के साथ काम कर सकें। जैसे हमारे केस में हमारी ये स्कूल की एंटिटी आप देख सकते हैं, ये एंटिटी मॉडल क्लास है। ये क्यों? क्योंकि हमारा डेटाबेस हमारा एंटिटी फ्रेमवर्क को जब भी हम तक कोई डेटा पहुंचाना है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस क्लास को यूज़ करेगा। और अगर हमने अपने डेटाबेस में कोई डेटा इंसर्ट कराना है स्कूल के टेबल में एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू, तब भी यही क्लास यूज़ होगी। तो इट मीन्स एंटिटी फ्रेमवर्क इन क्लासेस को जानता है। ऐसे ही हमारे पास आपको पता है एक और क्लास है मॉडल्स महंगे। ये दोनों हमारी एंटिटी मॉडल क्लासेस हैं। डेटाबेस से इंटरेक्शन इन्हीं के थ्रू होगी, डेटाबेस में डेटा भी इंसर्ट इन्हीं के थ्रू होगा, और इन्हीं के टेबल से अगर डेटा फैच करना हो तो भी यही मॉडल्स हैं, इन्हीं के थ्रू होगा। तो ये एंटिटी मॉडल क्लासेस हैं। लेकिन जब हम एपीआई बना रहे होते हैं तो हम अक्सर अपनी एंटिटीज़ को डायरेक्टली रिटर्न कर देते हैं, जो कि बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। जैसे आपको याद होगा लास्ट वीडियो में आपने एपीआई जो रिटर्न करी थी तो उससे रिजल्ट हमें मिला था कुछ ये, राइट। अब ये डायरेक्ट एंटिटी मॉडल का रिजल्ट है, तो ये डायरेक्टली रिजल्ट एंटिटी क्लास में या उसमें मैप करके रिटर्न करना अच्छी अप्रोच नहीं समझी जाती। क्यों? चलिए इसको सिंपल वर्ड में समझते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे प्रोजेक्ट में एक एंटिटी क्लास है स्कूल, और उसके अंदर नेविगेशन प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक एंटिटी क्लास है और उसके अंदर एक नेविगेशन प्रॉपर्टी है ये स्टूडेंट्स। नेविगेशन प्रॉपर्टीज़ ये होती हैं कि मैं इनमें ना एक कोड होता है डॉट इंक्लूड करके एंटिटी फ्रेमवर्क, मैं वो करके ना जब इसमें खाली इंक्लूड कर दूंगा ना, तो इस स्कूल में जितने स्टूडेंट्स होंगे ना वो मैप हो जाएंगे। बस ये नेविगेशन प्रॉपर्टीज़ चलने के लिए ना आपको फॉरेन की का कंस्ट्रेंट लाजमी होना चाहिए, यानी वो मैंडेटरी है कि फॉरेन की का कंस्ट्रेंट लगा हुआ होना चाहिए स्कूल और स्टूडेंट्स के बीच में, ये फॉरेन की का रिलेशनशिप हो तो ही ये नेविगेशन प्रॉपर्टीज़ काम करती हैं। अब ये कलेक्शन नेविगेशन प्रॉपर्टी है, और स्टूडेंट में अगर मैं आऊँ, देखिए यहाँ भी एक नेविगेशन प्रॉपर्टी है जिससे हमने फॉरेन की बनाई थी। देखिए अब क्या है यहाँ पर, अब यहाँ पर एक स्टूडेंट एक वक्त में एक ही स्कूल में हो सकता है, इसीलिए सिंगल ऑब्जेक्ट है। लेकिन एक स्कूल में मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं, इसीलिए आप नोट करेंगे स्टूडेंट्स में हमारे पास नेविगेशन प्रॉपर्टी एक कलेक्शन है, ठीक है। और ये दोनों नेविगेशन प्रॉपर्टी मैप होने के लिए आपको एक कोड आता है एंटिटी फ्रेमवर्क का डॉट इंक्लूड, जिसे हम ईगर लोडिंग भी कहते हैं। आप वो कर लें, इंक्लूड हो जाएंगे सारे ज्वाइंस वगैरह जो भी होते हैं। या तो आप कस्टम खुद ज्वाइंस लिखें, या आप डॉट इंक्लूड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ज्वाइन लग जाएगा। लेकिन ये एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू है ये ऑप्शंस, और इसके लिए फॉरेन की का रिलेशनशिप होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगा तो ये ईगर लोडिंग नहीं हो सकती। आई होप आपको इसका थोड़ा सा आइडिया होगा। अब जब हम एपीआई के थ्रू स्कूल्स रिटर्न करते हैं तो एंटिटी फ्रेमवर्क को बाय डिफ़ॉल्ट उनकी रिलेटेड स्टूडेंट्स भी लेकर आ सकता है, यानी अननेसेसरी डेटा भी रिस्पॉन्स में चला जाता है। जैसे अगर मैं आपको अपना रिस्पॉन्स दिखाऊं तो आप देखें मुझे सिर्फ इतना डेटा चाहिए था, लेकिन देखिए अननेसेसरी मेरे पास स्टूडेंट आ रहा है, इवन दो नल है लेकिन आ तो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं जो रिटर्न करा रहा हूँ ना उसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ डायरेक्टली स्टूडेंट का मॉडल। आप नोट कीजिए मेरे पास रिस्पॉन्स में क्या टाइप आ रही है, कलेक्शन ऑफ स्कूल्स। तो डायरेक्टली एंटिटी मॉडल रिस्पॉन्स पे रिटर्न करना, क्लाइंट को रिटर्न करना, वो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। तो ये अननेसेसरी डेटा जो है ये भी रिस्पॉन्स में चला जाता है, जैसे इस केस में आप देख सकते हैं पोस्टमैन में। और कभी कभी हमें वो डेटा दिखाना ही नहीं होता, जैसे मेरी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है कि मुझे स्टूडेंट का डेटा दिखाना है, इवन ये की भी नहीं दिखानी मुझे। तो ऐसे केसेस में ना हम डीडीओ यूज़ करते हैं, जो कि एक सिंप्लीफाइड वर्जन होता है हमारी एंटिटीज़ का। दूसरी वजह यह है कि अगर हमने डेटाबेस स्कीमा में कोई चेंजेस किया तो एंटिटी क्लास भी चेंज हो सकती है। लेट सपोज मैं अगर कल को इस स्टूडेंट में मुझे कोई न्यू कॉलम ऐड करना पड़ गया, लेकिन ये ऐसा कॉलम है कि जिसको क्लाइंट को देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि ये स्कूल की एंटिटी डायरेक्ट रिस्पॉन्स के थ्रू क्लाइंट के पास जा रही है, तो वो भी देख लेंगे कि अच्छा इन्होंने अपने टेबल में कोई एक न्यू कॉलम भी ऐड कर दिया, या उसका डेटा भी हो सकता है आने लगे, और हमें इस केस में अननेसेसरी है, वो हमें उसकी नीड ही नहीं है कि हम क्लाइंट को शो कराएं। तो एंटिटी क्लासेस भी चेंज होती है तो रिस्पॉन्स भी चेंज होता है, राइट। लेकिन जो क्लाइंट को डेटा चाहिए वो सेम रहना है। तो डी ना इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है
क्योंकि हम क्लाइंट को DTO के थ्रू स्टेबल स्ट्रक्चर देते हैं, यानी अब हम इसको डायरेक्ट ये एंटिटी में रिजल्ट नहीं देंगे, हम इस एंटिटी से डेटा निकालेंगे, एक दूसरी अपनी कस्टम मॉडल में डाल के वो रिस्पॉन्स देंगे क्लाइंट को, जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं DTO, डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट। तो हम अपने प्रोजेक्ट में DTO इंप्लीमेंट कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक न्यू क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा शेयर्ड। नाउ देखिए, मैंने शेयर्ड प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है, क्लास लाइब्रेरी टाइप का प्रोजेक्ट है ये। अब इस शेयर्ड प्रोजेक्ट के अंदर हम 2 फोल्डर्स बनाएंगे, एक का नाम रखेंगे हम DTO यानी डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट, और दूसरे का नाम हम रखेंगे मैपिंग प्रोफाइल्स। नाउ अब इस DTO यानी डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट फोल्डर के अंदर हम अपनी पहली DTO क्लास बनाएंगे जिसका नाम होगा स्कूल्स DTO। तो बना लेते हैं स्कूल DTO। नाउ अब इसमें मैं 3 प्रॉपर्टीज़ बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे, अगर मैं आपको रिस्पॉन्स दिखाऊँ, मेरा प्रीवियस रिस्पॉन्स, मुझे ID चाहिए है, मुझे नेम चाहिए है, और मुझे फुल एड्रेस चाहिए, यानी एड्रेस और कंट्री का मिक्सचर चाहिए मुझे, राइट। तो ID, नेम और एक और प्रॉपर्टी बनाऊंगा मैं, फुल एड्रेस। तो देखिए यहाँ बना लेते हैं। अच्छा, ID की टाइप हम क्या रखेंगे, हम रखते हैं गुड। तो एज इट इज़ कॉपी कर लीजिए। नाउ आफ्टर दैट हम एक और प्रॉपर्टी बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे हम नेम, वो स्ट्रिंग होगी। एंड सिमिलरली हम एक और प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और उसका नाम रखेंगे फुल एड्रेस। अब देखिए यहाँ हमने सिर्फ वही प्रॉपर्टीज़ रखी हैं जो क्लाइंट को चाहिए है। लेट्स सपोज हमारा क्लाइंट है जिसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ यही 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हमने यही एज इट इज़ रख ली। हमने नेविगेशन प्रॉपर्टी स्टूडेंट जिसमें से हटा दिया है, हमने वो यहाँ नहीं रखा, राइट। और एक न्यू प्रॉपर्टी जिसका नाम है फुल एड्रेस, वो ऐड कर दिए, जिसे हम स्कूल के अंदर एड्रेस और कंट्री को कंबाइन करेंगे। इसी प्रॉपर्टी में हम ये दोनों प्रॉपर्टीज़, ये दोनों कॉलम्स को कंबाइन करके इसमें डालेंगे, यानी कॉन्कैटिनेशन या जो भी आप कह सकते हैं, रिजल्ट वो हम यहाँ यूज़ करेंगे। अब अगला स्टेप है मैपिंग। नॉर्मली डेवलपर्स जो है ना, मैपिंग करने के लिए ऑटो मैपर या मैपस्टर यूज़ करते हैं। मैपिंग क्या होता है, लेट्स सपोज मैपिंग का काम ये है कि अगर मुझे ये रिस्पॉन्स चाहिए, तो एक तरीका तो ये जो मैं आपको अब दिखाता हूँ, चलें पहले ये देखते हैं। स्कूल्स DTO है, ये हमारा रिस्पॉन्स है, इस मेथड के अंदर आइए। सबसे पहले इसके इंटरफेस में चेंज करेंगे। अब हमें स्कूल्स रिटर्न नहीं करना, अब हमें स्कूल्स DTO रिटर्न करना है। यहाँ डालेंगे, इसको ऐड कर लीजिए। ओके, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट्स है, इसमें हम रेफरेंस ऐड कर लेते हैं शेयर्ड प्रोजेक्ट का। डिपेंडेंसीज में आइए, ओके, सर्विस डॉट कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट को किया था, यहाँ करना है। नाउ ऐड कर लीजिए यूजिंग स्टेटमेंट, राइट। और इसकी इम्प्लीमेंटेशन हमारे सर्विस प्रोजेक्ट में है, तो वहाँ पर आ जाइए, स्कूल सर्विस। अब यहाँ एरर आएगा, जाहिर है, क्योंकि मेथड का सिग्नेचर चेंज हो गया, रिटर्न टाइप जो इंटरफेस में है वो कुछ और है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और इम्प्लीमेंटेशन में कुछ और है। तो हम यहाँ भी यही डाल देते हैं, राइट। नाउ अब मेरे पास डेटा आएगा, तो देखिए डेटाबेस से डेटा जो आएगा वो तो स्कूल एंटिटी में ही आएगा, लेकिन अब वो मैं एज इट इज़ रिटर्न नहीं करूँगा, अब मैं उसको मैप कर लूँगा। तो मैपिंग का आसान था, जो हमारे पास एक है, इसको वेरिएबल बना लीजिए, और डेटा, ये हम प्रोजेक्शन का यूज़ करेंगे, ये आप यूज़ कर लीजिए। देखिए ये ना सेलेक्ट लिंक का एक मेथड है, ये प्रोजेक्शन के लिए यूज़ होता है। तो क्या हुआ, मेरे पास जितना डेटा था ना, वो एक एक करके आइटरेट होगा इस एस पे, और फिर अंदर मैंने एक न्यू क्लास का इंस्टेंस बना दिया है यहाँ पे, कि उस पर मैप होगा सारा रिजल्ट। देखिए मेरे पास ये डेटा बन गया, लिस्ट ऑफ स्कूल DTO, और अब ये मैं डेटा रिटर्न कर सकता हूँ। तो देखिए, और कंट्रोलर्स में कोई चेंजेस नहीं है, वहाँ पर रिस्पॉन्स आप देख सकते हैं चेंज हो चुका है, राइट। अब ये काम जब ऐसे हो सकता है, और आपने देखा कि मैंने यहाँ पर फुल एड्रेस को यहाँ जोड़ दिया, मैंने कंबाइन कर दिया यहाँ पर एड्रेस एंड कंट्री को। नाउ लेट सपोज अगर मुझे किसी और API में या कहीं और भी एज इट इज़ डेटा रिटर्न करना हो, तो क्या ये मैं फिर प्रोजेक्शन के अंदर ये इस तरीके से इंस्टेंस बनाऊंगा स्कूल DTO का, यानी बार बार जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो क्या मैं ये करूँगा। तो देखिए मैपिंग प्रोफाइल्स का ना यही काम होता है कि वो आपको इन एक्स्ट्रा स्टेप लिखने से बचाते हैं, यानी एक कॉमन अप्रोच, एक कॉमन कोड आप लिख के रख देते हैं, और बस जैसे आप उनको रीयूज़ करते रहते हैं। तो इसके लिए हमारे पास वैसे तो बहुत सारे टूल थे, जैसे आपने मैपस्टर हो सकता है सुना हो, या आपने ऑटो मैपर सुना हो, इस तरीके के बहुत सारे टूल्स हो सकते हैं। नॉर्मली डेवलपर्स यही ऑटो मैपर या मैपस्टर इस टाइप के टूल्स वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन हम अपना कस्टम मैपिंग सिस्टम बनाएंगे। मैं जो हूँ ना, बेसिकली कस्टम मैपिंग प्रेफर करता हूँ एज़ कम्पेयर टू एनी अदर थर्ड पार्टी टूल। इसका रीज़न ये है कि किसी कॉम्प्लेक्स मैपिंग में ना आपको कस्टम कोड लिखना पड़ता है। अब जैसे ये कॉम्प्लेक्स मैपिंग है, ये सिंपल नहीं है कि
एक्चुअली में ना देखिए मेरे पास कोई फुल एड्रेस जो है स्कूल्स के अंदर ऐसा कोई कॉलम ही नहीं है, तो मुझे यहाँ पर कस्टम तरीके से मैप करना पड़ा। तो जब मैं कोई थर्ड पार्टी टूल यूज़ करूँ जैसे मैपस्टर या मैं कोई ऑटो मैपर, तो उसमें भी ना मुझे ये कॉन्फ़िगरेशन कोड लिखना पड़ता है, वहाँ पर भी यही है। तो जब कस्टम ही कोड लिखना है तो बेहतर यही है कि हम अपना कस्टम मैपिंग प्रोफाइल्स बनाएं, यानी मैपिंग का सारा प्रोसीजर, सारा कंट्रोल हमारे हाथ में रहेगा, हम किसी थर्ड पार्टी के हाथ में नहीं देंगे ये कंट्रोल। तो हम अपना जो हमने फ़ोल्डर बनाया था मैपिंग प्रोफाइल, उसके अंदर हम क्लास बनाएंगे और उसके अंदर हम मेथड्स बनाएंगे, और यही प्रोफाइल की जो मेथड है ना हम उनको एज इट इज़ इंस्टेंस की तरह एक्सेस करेंगे। यानी जब हम अपने ऑब्जेक्ट पर डॉट करेंगे तो हमें ये प्रोफाइल्स और इनके मेथड एक्सेस हो जाएंगे। तो इसलिए हमारी सारी प्रोफाइल क्लासेस स्टैटिक होंगी और उसके सारे के सारे मेथड्स एक्सटेंशन मेथड्स होंगे। यानी मैपिंग प्रोफाइल हमारे पास एक क्लास है जिसके अंदर एक्सटेंशन मेथड्स होंगे, राइट। और एक्सटेंशन मेथड देखिए सी शार्प का सिंटैक्स है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहले हम एक प्रोफाइल क्लास बना लेते हैं इसमें, यानी जितने स्कूल से रिलेटेड एक्सटेंशन मेथड होंगे ना वो सब मैं इसी में डालूंगा। तो इस क्लास का नाम रख लीजिए स्कूल प्रोफाइल। नाउ इसको स्टैटिक कर लीजिए और अंदर एक्सटेंशन मेथड बना लेते हैं हम। और ये एरर रिजॉल्व कर लीजिए, इसको भी ऐड कर लेते हैं। ओके, अब नाउ बेसिकली मेरी जो देखिए जो शेयर्ड लेयर है ना, इसको एक्सेस करना है स्कूल का एंटिटी, तो हम एंटिटी का रेफरेंस ऐड कर लेते हैं इस पर। नाउ इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। नाउ अब देखिए ये मैंने एक्सटेंशन मेथड बनाया है, इसका मतलब ये है कि जब भी स्कूल का मेरे पास इंस्टेंस होगा ना, मैं उस पर जब भी डॉट करूँगा तो ये एक्सटेंशन मेथड मुझे अवेलेबल हो जाएगा। और इसका नेम ठीक कर लेते हैं, कुछ मीनिंगफुल नेम हो, लाइक एज स्कूल DTO, राइट। अब ये मेथड मुझे एज एन एक्सटेंशन चाहिए, मैं क्या करूँगा, आ जाते हैं सर्विस पे। अब ये जो इतना मैनुअली कोड लिखा है ना ये नहीं होगा, अब प्रोजेक्शन के अंदर सिंपल इस एस इंस्टेंस, क्योंकि इसकी टाइप आप देख सकते हैं स्कूल है, इससे एक्सेस करूँगा मैं ये अपना एज DTO। तो ये रिमूव कर देते हैं, एज डॉट मेथड है एज स्कूल DTO, राइट। अब समझिएगा, अगर मैं स्कूल के अंदर आऊँ इस क्लास में, तो इस क्लास में डायरेक्ट नहीं है, लेकिन एक्सटेंशन मेथड्स होते यही हैं कि आप क्लास में डायरेक्ट ना रखें, लेकिन जब भी इस क्लास के इंस्टेंस पर डॉट करेंगे आपको वो एक्सटेंशन मेथड मिल जाएगा। अब पॉइंट ये है कि एक्सटेंशन मेथड खुद जो है ना वो इस नेम स्पेस के अंदर है, तो कोई बात नहीं, एज स्कूल DTO मेथड के ऊपर आप कंट्रोल डॉट कीजिए, आपको ये देखिए मेथड मिल गया। और अब देखिए कोड कितना क्लीन हो गया और कितना कंसाइज हो गया। यानी अब एक एक करके इस लिस्ट से डेटा इस एस पे आएगा, आइट्रेट होगा और वो स्कूल DTO पे कन्वर्ट होता जाएगा। अब जहाँ जहाँ मुझे यूज़ करना होगा तो मैं सिंपल ये लाइन यूज़ कर लूँगा, यानी मैनुअली इतना सारा कोड लिखने से मैं बच जाऊँगा और ये मेथड मुझे हर बार मैप करके दे देगा। तो हमने ये बड़ा इफेक्टिव वे यूज़ किया लिंक प्रोजेक्शन का यूज़ करके। ये बेसिकली लिंक का मेथड है सेलेक्ट, इसे हम प्रोजेक्शन वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। देख सकते हैं ये प्रोजेक्शन है कि यानी किसी टाइप को किसी और टाइप पे मैप करना, और इसको हम कभी कभार एज अ फॉर ईच लूप की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली काम तो उसी तरह करता है, लेकिन ये ज़रा फ्लेक्सिबल है और अच्छा है, तो ये देख लीजिएगा आप। तो अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं, रन कर लीजिए और फिर अपनी API कॉल कर लीजिए। नाउ अब हम अपनी API कॉल करेंगे और ये रिस्पॉन्स अब चेंज हो जाएगा। अब एड्रेस और कंट्री नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं आएगी, अब वो फुल एड्रेस आएगा जिसमें ये दोनों कंबाइन होकर आएंगे। स्टूडेंट का तो कोई ऑब्जेक्ट या कोई की नहीं आएगी क्योंकि वो हमने अपने DTO क्लास में ऐड नहीं किया। चैन कर लें और देखते हैं क्या ऐसा केस है या नहीं। कंटिन्यू कर लें, नाउ अगेन कंटिन्यू कर लें। अब देखिए स्कूल में मेरे पास मेरे स्कूल्स की इन्फॉर्मेशन आने लगी हैं। देखिए दो इस वक्त डेटाबेस में इस टेबल में दो ही रॉज हैं तो वो आ गई, लेकिन जो ओरिजिनल एंटिटी है आप उसमें देखिए कि मेरे पास स्टूडेंट्स की आ रही है, लेकिन वो नल है क्योंकि मेरे मॉडल में है और डेटाबेस में
मैंने अभी असल में कोई ज्वाइन नहीं किया इसलिए नल है। मैं इसमें ईगर लोडिंग या दूसरा ज्वाइन मैनुअल ज्वाइन करता तो उसमें डाटा लोड हो जाता। लेकिन पॉइंट ये है कि ये मुझे रिस्पॉन्स में नहीं देना, और रिस्पॉन्स में मुझे एड्रेस और कंट्री को एक सिंगल कॉलम में ऐसा कंबाइन करके देना था। तो अब अगर मैं आपको मेरा डेटा दिखाऊं तो अब आप डेटा नोट कीजिएगा कि वो किस तरह है। देखिए फुल एड्रेस आ गया, और साथ में देखिए मेरे पास कंट्री भी आने लगा, और इसमें कोई स्टूडेंट नहीं है। कंटिन्यू कर लीजिए। तो देखिए अभी हमारा न्यू रिस्पॉन्स, यानी क्लाइंट को बेसिकली लेट्स से कि उनको इसी रिस्पॉन्स की नीड है, चाहे अब हम अपने स्कूल एंटिटी में कितनी चेंजेस कर रहे हैं। अब ये हमेशा इसी तरह रहेगा। तो अब हमने मैपिंग को क्लीन और रीडेबल बना दिया है, और हर जगह सेम रियूजेबल लॉजिक अब हम यूज़ कर सकते हैं इस एक्सटेंशन मेथड की मदद से। और मुझे अगर स्कूल क्लास पे, और अगर लेट से मुझे स्कूल क्लास पे कोई और एक्सटेंशन मेथड चाहिए तो मैं इसकी स्कूल प्रोफाइल के अंदर नीचे यहाँ पर जितने भी स्कूल से रिलेटेड एक्सटेंशन मेथड होंगे वो सब मैं यहाँ मेंशन कर लूँगा। और हमने इसको पोस्टमैन से अटैच कर लिया, वो बिल्कुल सही रिस्पॉन्स चल रहा है। यानी अब हमारा एपीआई रिस्पॉन्स क्लीन है, मेंटेन करना इजी है, और टाइटली कपल्ड भी नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि डीटीओ और एंटिटी क्लासेस में डिफरेंस, डीटीओ का रियल यूज़ केस, कस्टम मैपिंग प्रोफाइल्स का इंप्लीमेंटेशन, और कैसे हम अपना एपीआई रिस्पॉन्स प्रोफेशनल बना सकते हैं। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। पीस।